मैं आपके साथ एक विषय, एक प्रकरण, राजनीति का नीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है? राजनीति का नीति शास्त्र के साथ संबंध क्या है? नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम मनुष्य के नैतिकता, सदाचरण, सद्विचार इत्यादि तत्वों का अध्ययन करते हैं। अर्थात ये मनुष्य के आंतरिक तत्वों का अध्ययन है। उसके अंदर क्या है? सदाचरण, सद्विचार, नैतिकता इत्यादि तत्व जो उसके अंदर हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। बड़ा कठिन है। अंदर को तो सुधार पाना, देख पाना, अध्ययन कर पाना बहुत ही कठिन है। तो नीति शास्त्र में हम ऐसे चीजों का अध्ययन करते हैं जो मनुष्य को एक सभ्य नागरिक कैसे बनाया जाए, अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, उसके अंदर सदाचरण कैसे लाया जाए, सद्मार्ग कैसे लाए जाएं, इस तरह के तत्वों का अध्ययन करता है, इस तरह का प्रयास करता है। तो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि नीति शास्त्र पर कैसे निर्भर है राजनीति। नीति शास्त्र पर कैसे निर्भर है राजनीति। हमें राजनीति में अच्छे मनुष्य की आवश्यकता होती है, जिनका आचरण अच्छा हो, नैतिक हो, सभ्य हो। अच्छा, अरस्तु ने कहा भी है कि राज्य का कार्य न सिर्फ मनुष्य का भौतिक समृद्धि, भौतिक उन्नति, बल्कि नैतिक विकास करना है। और इसी को आगे टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य मनुष्य का नैतिक कल्याण करना है। अब ये नैतिक कल्याण बहुत आवश्यक है। तो राजनीति में वही राजनीति बहुत सफल होगी, वही शासन बहुत सफल होंगे जहां लोगों में नैतिकता हो, सदाचरण हो, सद्विचार हो, सभ्य हो, और खास करके लोकतंत्र में तो राजा भी उन्हीं के बीच से आता है। यानी जो शासन कर रहा है वो जनता के बीच से आता है, जन सामान्य से आता है। गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को ही सत्ता में आने का अवसर मिलता है। तो पहला तो जो सत्ता में आ रहे हैं उनका नैतिक आचरण बढ़िया हो, सभ्य हो, सुसंगठित हो, उनके नैतिक भाव हो, यह बहुत आवश्यक है। इस नाते राजनीति नीति शास्त्र पर निर्भर है। जो उनको भेज रहे हैं कि आप जाइए, सरकार चलाइए, तो जितना वो अच्छे होंगे उतने अच्छे लोगों को भेजेंगे, जितना अच्छे होंगे। क्योंकि गणित का एक सिद्धांत है a + a = 2a। समान विचारधारा, समान गुण के लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। अगर जनता अच्छी है तो राजनीति को भी अच्छा भेजेगी, ऐसा मान लिया जाता है। अगर राजनीति में अपराधी, दुष्ट, खराब, बलवा करने वाले, राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी आ रहे हैं, इसका मतलब जनता उन्हें पसंद कर रही है। बहुत सीधी सी बात। लोकतंत्र में तो लोकतंत्र में यदि जनता अच्छी है, उसके अंदर नैतिक गुण हैं, नैतिक आचरण हैं, सभ्यता है, नैतिक पुट हैं, तो अच्छे से अच्छे राजनीतिज्ञों का चयन करेगी। और राजनीति की सफलता नीति शास्त्र पर निर्भर है। एक बात यह हो गई कि जितने अच्छा नैतिक गुणों के लोग, नैतिक गुणों से युक्त होंगे, उतना अच्छा अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे और उतनी अच्छी शासन व्यवस्था संचालित होगी। एक चीज हो गया। दूसरा कि जो सरकार कितना भी अच्छी आ जाए, कोई मान लीजिए कोई सरकार आ गई, अलग से भी आ गई, थोड़ी सी, चलिए भाई अलग विचारधारा लेकर के, उसने कानून बनाया, नियम बनाया, बहुत बढ़िया बनाया,
और जो आम जनता जो उसका पालन करती है, उसके अंदर नैतिक चेतना की कमी है, नैतिकता की कमी है, सदाचरण नहीं है, सद्व्यवहार नहीं है, सद्विचार नहीं है, तो कानून धरे के धरे रह जाएंगे। यानी कोई कानून तब सफल होगा जब हम उसे नैतिक स्तर पे उसे स्वीकार करते हो। आप देख लीजिए भारतवर्ष में आप देख लीजिए, कानूनों की पूरी लाइन लगी हुई है। भैया दहेज न लीजिए, बाल विवाह मत करिए, सार्वजनिक स्थल पे मद्यपान न कीजिए, सार्वजनिक स्थल पे धूम्रपान मत कीजिए। अरे पूरा दिमाग भर जाएगा नियम देखते देखते, लेकिन ठीक से पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि नैतिकता के स्तर पे वो बहुसंख्यक जनता इसे स्वीकार कर रही है कि भैया हम ऐसे ही रहेंगे। कानून आप बनाते रहो, बनाते रहिए कानून, लेकिन कानून तब तक नहीं सफल होगा जब तक जनता उसे नैतिक स्तर पे अपना समर्थन नहीं देगी। डर के नाते कितना आप काम करवा लेंगे? डर के नाते भाई चोरी नहीं करना है, कैमरा लगा है, पुलिस का डर है, नहीं सामने करेगा। लेकिन नैतिक स्तर पे वो, अपने चेतना के स्तर पे वो, अपने मानसिक स्तर पे वो चोरी को अच्छा मान रहा है, चोरी करना चाह रहा है, तो वहां कर लेगा जहां कानून नहीं देख रहा है, जहां कैमरा नहीं लगा है। वहां जाके मद्यपान कर लेगा जहां कैमरा नहीं लगा है। भारत में दहेज रुका क्या? रुका? अरे आपको बताऊं बड़े मजे की बात कि देने वाला और लेने वाला दोनों गौरवान्वित होता है, दोनों मजे में है, दोनों अपनी विशेषता ले घूम रहा है। क्यों? कानून तो बहुत पहले बन गया, बना कि नहीं बना? बताइए आप। दहेज लेना मना है क्योंकि नैतिक स्तर पे आज भी हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या का उसे नैतिक स्तर पे खराब नहीं मानता है। तो कानून स्तर पे मानते रहिए आप। तो कोई कानून तब सफल होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब वो नैतिक स्तर पे जनता उसे स्वीकार करे। तो राजनीतिक सफलता तब होगी कानून की जब वो नैतिक स्तर पे उसे स्वीकार किया जाए। तीसरा, नैतिकता के स्तर पे जो चीजें अच्छी नहीं होती हैं उन्हें आगे चल के राजनीति कानून का रूप धारण कर देती है, बना देती है। जैसे हमारी परंपरा में चोरी करना ठीक नहीं माना जाता था, किसी के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं माना जाता था, किसी के धन पे कब्जा करना ठीक नहीं माना जाता था नैतिक स्तर पे, प्राचीन काल से भारतवर्ष में, आज से नहीं। उस सरकार ने उसे कानून बना दिया। यानी जो कानून हमारे बनते हैं वो कहीं न कहीं नैतिकता के धारा के बीच से आते हैं, और जो नहीं आते हैं जबरदस्ती आप लाठी के बल पे, अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून लाठी के बल पे लागू किए, उसके पहले मुगलों ने बहुत सारे कानून लाठी के बल पे लागू किए, ताकत के बल पे, तलवार के बल पे, बंदूक के बल पे। अरे पहले बंदूक नहीं था, तलवार था, शक्ति के बल पे। जनता ने अस्वीकार कर दी, जनता ने क्रांति कर दी, जनता ने विरोध किया। अर्थात अगर राजनीति में कोई कानून को, कोई नियम को सफल होना है तो उसकी निर्भरता नीति शास्त्र पर निर्भर है। लोगों में नैतिकता का संचार करना किसका विषय है? नीति शास्त्र का है। तो बहुत सारे विषयों की जिम्मेदारी, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी नीति शास्त्र की है। इस नाते राजनीति की नीति शास्त्र पे बड़ी निर्भरता है। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि राजनीति नीति शास्त्र पे निर्भर है, तो नीति शास्त्र कैसे राजनीति पे निर्भर है? नीति शास्त्र लोग सभ्य हों, अच्छे आचरण करें, सदाचरण करें, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजनीति पे है। इसके लिए राजनीति दो काम करता है, दो काम। पहला कि राजनीति कुछ सुविधाएं प्रदान करता है राजनीतिक नेतृत्व। स्कूलों की स्थापना, कॉलेजों की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, अच्छे संचार तंत्रों की स्थापना, आवागमन के साधन, निःशुल्क शिक्षा,
अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, नैतिक तत्वों का ज्ञान, धार्मिक तत्वों का ज्ञान, मानवीय तत्वों का अध्ययन कराना, लोगों में यह व्यवस्था करना राजनीति की जिम्मेदारी है, राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है। अगर राजनीति यह कार्य नहीं करेगा तो नीति शास्त्र कैसे सफल हो पाएगा? तो लोगों में नैतिक चेतना अच्छी हो, यहां राजनीति शास्त्र अपना कार्य करता है। यानी नीति शास्त्र इस विषय पर, इन तत्वों पर राजनीति पर निर्भर है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हमारे यहां कुप्रथाएं, कुपरंपराएं, कुरीतियां हैं जैसे, और राजनीति रोक करके समाज को अच्छा सभ्य बनाने का प्रयास करता है। जैसे दहेज के विरोध में कानून लाया, बलि प्रथा रोका, मानव क्रय विक्रय रोका, मानव व्यापार रोका, मानव दुर्व्यवहार पर रोक लगाया। तो ऐसे महिलाओं को लेकर बहुत सारे कानून आए जिससे उनको एक गौरवशाली जीवन जीने का अवसर मिले। तो इस तरह से राजनीति नीति शास्त्र को बेहतर करने का काम करती है। राजनीति के माध्यम से हम लोगों में नैतिकता के गुणों का समावेश करते हैं। राजनीति और नीति शास्त्र एक दूसरे से बहुत रूप से जुड़े हुए हैं, परंतु यह मत समझिएगा कि राजनीति और नीति शास्त्र एक ही है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अंतर है। नीति शास्त्र मनुष्य के आंतरिक तत्वों का अध्ययन करता है, सबसे बड़ा अंतर है, अंदर अंदर। और राजनीति बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बड़ा व्यापक है, वो अंदर धार्मिक तत्व, आर्थिक तत्व, क्या क्या तत्वों का अध्ययन, और हम राजनीति में केवल राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र एक वैचारिक चेतना के रूप में, अमूर्त चिंतन के रूप में हमारे सामने आता है। एक जटिल और कठिनता लेकर के आता है। राजनीति हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मानव व्यवहार के रूप में, और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सारा कुछ संबंध है वो मनुष्य के बाह्य व्यवहार से है। तो एक बहुत सारा नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर भी है। अब हम आपकी चर्चा करेंगे कि राजनीति शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है। मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है? मनोविज्ञान मनुष्य के मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानसिक क्रियाएं, मानसिक अंदर के तत्वों का अध्ययन करता है। भावनाओं का, संवेगों का, आवेगों का, विचारों का, अंदर उसके क्या है, क्या चल रहा है, इन सब का अध्ययन है मनोविज्ञान का विषय। और यह राजनीति शास्त्र से बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में जुड़ी हुई हैं। राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान से हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि राजनीति मनोविज्ञान पे कैसे निर्भर है। राजनीति कैसे निर्भर है मनोविज्ञान पे? राजनीति कैसे निर्भर है मनोविज्ञान पे? पहली बात आपको बता दूं कि दुनिया का वही राजनीतिक सफल होगा जो जनता के मनोविज्ञान को जानेगा। टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा इस नाते सफल हुए कि वहां की जनता के मनोविज्ञान को समझे। हिटलर की जितनी भी आलोचना किया जाए, मैं आलोचना में नहीं जाऊंगा, लेकिन जर्मनी में सत्ता में आया, मुसोलिनी इटली की सत्ता में आया, उसने मनोविज्ञान को समझा कि जनता चाहती क्या है, और जो जनता चाहती थी उसी के अनुरूप उसने व्यवहार किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी बहुत सफल हुए, बहुत सफल हुए, क्योंकि उन्होंने जनता के मनोविज्ञान को समझा। लेनिन ने 1917 में इस नाते रसा में सफल हो गए क्योंकि उन्होंने जनता के मनोविज्ञान को समझा। 1949 में माओ सेतुंग इस नाते सफल हो गए चीन में कि उन्होंने जनता के मनोविज्ञान को समझा। जब तक एक राजनीतिक जनता के मनोविज्ञान को नहीं समझेगा
तब तक कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। आज चुनाव का समय है, 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा है। इसमें वही राजनीतिक दल सफल होगा जो जनता के मनोविज्ञान को समझ लेगा, जन भावनाओं को समझ लेगा कि जनता चाहती क्या है। तो जनता चाहती है, लोकतंत्र में आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे हवा हवाई से कुछ नहीं होना है। शासन में सफल होना है तो जनता के मनोविज्ञान को समझना होगा। एक दूसरा, राजनीति में मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि राजनीति में अध्ययन पद्धतियों को के रूप में मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का बड़ा महत्व है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग राजनीति में करते हैं, राजनीति के विषय को मजबूत करने के लिए, समझने के लिए, उसके अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए हमको जनता की मनोस्थितियों को समझना होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझना होता है। राजनीति में बहुत सारे विद्वानों ने इससे बड़ा काम किया है। ग्राहम वालस ने बहुत काम किया है। तो जन मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां राजनीति के आधार को तय करती हैं। उनका बहुत बड़ा प्रयोग है राजनीतिक अध्ययन में। तीसरा, एक राजनीतिज्ञ आते हुए क्रांति को रोक देता है, आते हुए क्रांति को रोक देता है, युद्धों को रोक देता है। कोई युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और राजनीतिज्ञ उन युद्धों को टाल ले जाता है। एक राजनीतिज्ञ जनता के आते हुए क्रांति की धारा को मोड़ देता है, रोक देता है। और क्रांति अगर दरवाजे पे खड़ी हो गई तो उसका दिशा बदल देता है, जैसा कि 1688 में ब्रिटेन के सम्राट ने किया, महल छोड़ के भाग गया। नहीं तो 1789 के फ्रांस की क्रांति की तरह क्या क्या हुआ होता, कितने खून खराबा हुए होते, लाशें गिननी मुश्किल हो जाती। तो एक अच्छा राजनीतिज्ञ जनता के मनोविज्ञान को समझ करके अपने आप को बदल लेता है और सफल हो जाता है, क्रांतियों को रोक देता है। इसके साथ साथ एक अच्छा राजनीतिक नेतृत्व, शासन सत्ता का व्यक्ति उन्हीं कानूनों को लाने का प्रयास करता है जिसे जनता पसंद कर रही हो। अगर उसे लगता है कि जनता इसके विरुद्ध में जा सकती है, इसका विरोध कर सकती है, तो एक अच्छा राजनीतिक को कभी भी ऐसे कानून जनता के ऊपर नहीं थोपने चाहिए जिससे उनका भी पतन हो, उनकी सरकार का पतन हो, उनके दल का पतन हो। बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं और उसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ता है। तो अगर कोई कानून बनानी हो, कोई नियम बनाना हो, बड़े स्तर की बात मैं कर रहा हूं, छोटे छोटे कानूनों की बात नहीं कर रहा हूं, तो कम प्रभावित करते हो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा प्रभावित कर रहे हो, बड़ी क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हो, बड़ी जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हो, तो हर राजनीति को ध्यान देना चाहिए कि हम जनता के मनोविज्ञान को पहले समझ लें, मनोभावों को पहले समझ लें, फिर कानून को ले आए। तो उससे उनकी सफलता ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। जनता में विद्रोह के भाव हैं, इसको समझ लें, और विद्रोह होने के पहले उन चीजों को ठीक कर लिया जाए। मैं बार बार टीवी में देखता हूं, समाचारों में पढ़ता हूं कि फलाने सरकार कानून लाई, जनता सड़कों पर उतर गई, फलाने सरकार लाई तो बसों में आग लगा दिया गया, ट्रेनों में आग लगा दिया। सुबह सो के उठ रहा हूं, खबर आई कि जनता संसद भवन जला रही है, ये कर रही, वो कर रही। अरे भाई, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्या आपके पास कमी है? कितने लंपट हो आप? आपका सारा संसाधन है, सारे अधिकारी आपके, सारे सूचना है आपके। चाणक्य ने कहा था कि जनता करवट बदलती है तो राजा को इसका भान होना चाहिए। और आप इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी हिंसा, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं, कैसे कैसे कानून लेके चले आते हैं। और वो भी लोकतंत्र में मालिक जनता है, आप अनावश्यक डाली में दुल्हा बन के कूदते हैं। अरे अपने मालिक से पूछ लो भाई, नहीं उसे उसकी भावनाओं को समझ लो।
लोकतंत्र में मालिक जनता है और कानून आप बनाते हो, अपनी मर्जी से थोप दोगे उनके ऊपर। हमारे जैसा अध्यापक स्कूल जा रहा, समस्या झेल रहा, बच्चा पढ़ने जा रहा है, हमारी माँ बहनें तमाम दवाई बीमारियों के लिए घर से निकलती हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, हिंसा का शिकार होते हैं। कौन सी लंपटई है ये? इसके लिए राजनेताओं को मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। अगर राजनीति में सफल होना है तो मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। जो राजनेता, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता के मनोविज्ञान को समझ लिया, वही सफल होगा, वही सफल होगा। तो राजनीति की निर्भरता मनोविज्ञान पे बहुत ज्यादा है। अब बात आई कि मनोविज्ञान राजनीति पे कैसे निर्भर है, इसकी भी चर्चा थोड़ी हो जाए। जनता की मानसिक स्थिति अच्छी हो, इसके लिए राजनीति बहुत कुछ कर सकता है। लोगों के स्कूलों की व्यवस्था हो, पुस्तकालयों की व्यवस्था हो, निःशुल्क व्यवस्था हो, अच्छी लाइब्रेरी बने, अच्छा विश्वविद्यालय बने, अच्छे प्रेस पत्रिकाएं आए, उनके संसाधन उपलब्ध हों, उनका जीवन अच्छा हो, तभी तो उनका मनोविज्ञान अच्छा होगा, तभी तो उनके मनोभाव अच्छे होंगे, तभी तो उनके मनोस्थितियां अच्छी होंगी। और ये सारी जिम्मेदारी राजनीति की है, सारी जिम्मेदारी राजनीति की है। हम करेंगे क्या? एक राजनीतिक करेगा, एक राजनीतिक नेतृत्व करेगा। तो यहां मनोविज्ञान राजनीति पर निर्भर है। कानून बना करके, नियम बना करके, बड़े सख्ती से जो चीजें जनता की भावनाओं को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनके सम्मान के विरुद्ध हैं, समाज में विभेद पैदा कर रहे हैं, कुप्रथाएं हैं, कुपरंपराएं हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उन्हें बड़े सख्ती से कानून बना करके उन्हें रोका जाना चाहिए। और यह काम राजनीतिज्ञों का है, राजनीति का है। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। मनोविज्ञान मनुष्य के आंतरिक अध्ययन के साथ साथ व्यापक अध्ययन करता है, और राजनीति सिर्फ बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है, संकुचित क्षेत्र का अध्ययन करता है। यह अंतर भी समझ लीजिएगा, यह अंतर भी जान लीजिएगा। मनोविज्ञान चेतना के स्तर पर, विचार के स्तर पर अध्ययन। राजनीति हम आदर्शात्मक विज्ञान तो है, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। हम कल्याणकारी राज्य आदर्श की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा व्यवहारिक धरातल भी बहुत मजबूत है। बाह्य व्यवहार हमारा बहुत अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर भी है। इसी के साथ मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।